अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या चांद को एटम बम से तबाह किया जा सकता है, चांद ना हो तो फिर कायनात कैसी होगी। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 1958 में यूएसएसआर ने चांद को एटम बम से उड़ा देने का प्रोग्राम बनाया। नाज़रीन, यूएसएसआर का मंसूबा ये था कि चांद को एटम बम से तबाह करके टुकड़ों में तकसीम करके खत्म कर दिया जाए। नाज़रीन, तब इंसान ने सोचा कि शायद उसने एटम बम बना लिया है तो वो कुछ भी कर सकता है, यानी चांद को भी तबाह करने की सलाहियत उसके हाथ में आ चुकी है। उस वक्त के इंसान को शायद पता ही नहीं था कि इंसान जो सांस ले रहा है, जो जिंदगी रवां दवा है, जो जमीन पर चहल पहल है, समुद्रों में तैरती हुई मछलियां, हवाओं में उड़ते हुए परिंदे और जमीन पर खिलते हुए फूल, ये सब चांद की ही बदौलत है। नाज़रीन, आप यूं समझ लीजिए कि अगर किसी वजह से चांद ना रहा या चांद गायब हो गया तो फिर कायनात में ऐसी तबाही आएगी कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी आप जहन में जितनी बड़ी तबाही के बारे में सोच सकते हैं, उससे कई हजार गुना बड़ी तबाही रूए जमीन पर आ सकती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चांद हमारी जमीन के लिए कितना जरूरी है। ये तमाम तफसीलात जानने के लिए एंड तक आपने हमारी वीडियो को देखना है और फिर सोचिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये कायनात कितनी बड़ी है और उसने कायनात की कोई चीज भी बिना मकसद के पैदा नहीं फरमाई। दोस्तों, अमेरिका ने एक मंसूबा बनाया कि हम एक एटम बम से चांद को तबाह कर देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक एटम बम की ताकत से चांद को तबाह किया जा सकता है? तो नाज़रीन, आइए जरा आपको लॉजिकली समझाते हैं। चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद कितना बड़ा है। यानी अगर अब तक का रशिया का बनाया हुआ सबसे बड़ा और ताकतवर एटम बम भी इस पर इस्तेमाल किया जाए तो अब तक का रूस का बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद तरीन तबाहकुन बम एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, बल्कि इसी ताकत के 6000 बिलियन टीजर बॉम्बर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि भले ही चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन से कम है, लेकिन फिर भी 600 बिलियन एटम बम के हमले से भी उसमें क्रैक्स तो आ सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी हिस्सा अलग नहीं हो सकता। यानी चांद को अगर 600 बिलियन एटम बम से निशाना बनाया जाए तो उसमें क्रैक्स तो लाए जा सकते हैं, लेकिन उसे तबाह नहीं किया जा सकता। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये तमाम पार्ट्स जिनमें क्रैक आ सकते हैं वो सब के सब आपस में जुड़े रहेंगे। तो नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि चांद को तबाह करना नामुमकिन है। लेकिन एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर चांद खुद से फट जाए। लेकिन इसके बारे में आपको बताता चलूं कि चांद खुद से नहीं फट सकता, क्योंकि चांद के अंदर किसी किस्म का लावा नहीं है। नाज़रीन, चांद के तबाह होने की एक और भी पॉसिबिलिटी है कि इस घूमते हुए चांद को एक बड़ा एस्ट्रॉयड आकर लगे और उससे ये तबाह हो जाए। नाज़रीन, अगर ऐसा हो तो फिर चांद विस्फोट हो सकता है, और जिस साइज के एस्ट्रॉयड की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा होना चाहिए। और उस साइज के एस्ट्रॉयड पूरे सोलर सिस्टम में 3 है। उन 3 एस्ट्रॉयड्स में एक का नाम है सीरीज और इसका डायमीटर 940 किलोमीटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा एस्ट्रॉयड है। और दूसरा है वेस्टा और इसका डायमीटर है 500 किलोमीटर। और तीसरे का नाम है पैलेस, उसका डायमीटर भी 500 किलोमीटर है। लेकिन ये तमाम एस्ट्रॉयड्स नेपच्यून के ऑर्बिट में मौजूद हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके चांद तक पहुंचने का कोई चांस मौजूद नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चांद कभी तबाह नहीं हो सकता। चलिए नाज़रीन, एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में इंसान एक इतना पावरफुल, इतना ताकतवर बम बना लेता है जिससे चांद को तबाह किया जा सकता है, तो उसके बाद हालात क्या पैदा होंगे।
नाज़रीन, ऐसी सूरत में हम एज्यूम करते हैं कि चांद के ऊपर एक इंतहाई ताकतवर ब्लास्ट हो जाए जिससे चांद फट जाए तो उससे क्या होगा। उसके बाद असल तबाही शुरू होगी, यानी चांद के करोड़ों की तादाद में टुकड़े और कहीं नहीं जाएंगे बल्कि स्पेस में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। और स्पेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी है? जी हाँ, हमारी जमीन की। जी हाँ नाज़रीन, ऐसी सूरत में करोड़ों टुकड़े हमारी जमीन पर बॉम्ब्स की तरह बरसने लगेंगे। नाज़रीन, आसमान से बरसने वाले ये कोई आम टुकड़े नहीं होंगे बल्कि आग में लिपटे हुए वो तबाहकुन बम होंगे जो जमीन पर जैसे ही गिरेंगे तो हर तरफ तबाही और बर्बादी आ जाएगी और चंद ही लम्हों में कायनात में मौजूद आधे से ज्यादा जानदार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और जो जिंदा बच जाएंगे वो मरने वालों से ज्यादा भयानक मौत मरेंगे। यानी उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े हमारी जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगे वो फिजा में तहलील हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जमीन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते वो इस हद तक खतरनाक हो जाएगा कि उसे जमीन पर बसने वाला कोई भी जानदार बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और नाज़रीन, अगर ये एज्यूम कर लिया जाए कि चांद की तबाही की शक्ल में वो टुकड़े हमारी जमीन पर ना गिरें और हमारी जमीन के इर्द गिर्द ही घूमते रहें तो फिर क्या होगा? तो नाज़रीन, उससे एक और बड़ी भयानक तबाही आ जाएगी क्योंकि हमारी जमीन पर जो 24 घंटे का एक दिन होता है वो चांद की वजह से है, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल पुल जमीन के रोटेशन को कम कर रहा है, यानी घूमने की स्पीड को कम कर रहा है। और नाज़रीन, चांद की वजह से जो स्पीड में कमी आती है वो मामूली कमी नहीं है बल्कि चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जमीन 3 से 4 गुना कम घूम रही है। यानी अगर चांद को उड़ा दिया जाए तो जमीन की स्पीड 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी और जमीन पर दिन 5 से 6 घंटे का होगा। नाज़रीन, आपको यूं समझा दूं कि अगर चांद ना हो और जमीन के घूमने की स्पीड 3 से 4 गुना बढ़ जाए तो उससे यानी जमीन पर जो हवा चलेगी वो 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और आज तक इस जमीन पर सबसे ज्यादा तेज तूफान हवा का कितना है? 178 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हवा का तूफान आया था और उस तूफान की जद में जितना भी इलाका आया था वहां पर हर चीज तबाह हो गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कहां पर 178 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और कहां पर 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाएं, तो फिर कायनात में मौजूद हर चीज तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। यानी इतनी तेज हवा में जमीन पर चलने वाला इंसान और फिजा में उड़ने वाले परिंदे जिंदा नहीं रह सकेंगे, यानी फिर जमीन की तह के नीचे रहने वाले जानदार जिंदा रहेंगे। यानी नाज़रीन, चांद के तबाह होने से पूरी कायनात का किसी न किसी तरीके से तबाह होना लाजमी है। नाज़रीन, असल में अभी भी वो तूफान आना बाकी है जो कि फिजा में चांद के टुकड़ों के घूमने की वजह से आएगा। वो कितना तबाहकुन तूफान होगा, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेज हवाओं से तो जमीन पर रहने वाली जिंदगी का खात्मा होगा, लेकिन उसके बाद समुद्रों और दरियाओं में बसने वाली मखलूक भी इबरतनाक मौत का शिकार होगी। वो क्यों होगी? सफोकेशन की वजह से। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जी हाँ नाज़रीन, शायद आप नहीं जानते कि समुद्र में जितनी भी लहरें उठती हैं वो भी चांद के मद्दोजज़र की वजह से है। अगर चांद नहीं होगा तो ये लहरें नहीं उठेंगी और इन्हीं लहरों के जरिए ऑक्सीजन पानी में मिलती है और आबी जानदारों तक पहुंचती है। नाज़रीन, उसका मैकेनिज्म आपको यूं समझाता चलूं कि जब बड़ी बड़ी समुद्री लहरें उठती हैं तो उठकर वो दोबारा समुद्र में गिरती हैं तो वो गिरी हुई लहरें बिल्कुल समुद्र की गहराई में चली जाती हैं और समुद्र की गहराई वाला पानी बाहर निकल आता है। इस तरह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और समुद्री जानदार जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर चांद नहीं होगा तो मद्दोजज़र की वजह से लहरें नहीं उठेंगी और लहरों के ना उठने की वजह से समुद्र बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और फिर समुद्र में मौजूद तमाम जानदार मर जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, चांद के ना होने की वजह से अभी भी वो तबाही नहीं आई जो आने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जमीन की रोटेशन वर्टिकल है और हमारी जमीन से उसका एंगल तकरीबन 2.35 डिग्री टेढ़ा है। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि इसी टेढ़ेपन की वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम आते हैं। और नाज़रीन, इस टेढ़ी पोजीशन को कायम रखने में भी चांद की पावर का अमल दखल है। और नाज़रीन, चूंकि हमारे इस चांद में
जमीन को एक खास पोजीशन में रखा हुआ है, ना कि वो उसको एक तरफ झुकने देता है और ना ही दूसरी तरफ झुकने देता है। इसी वजह से इसके मौसम बदलते हैं। और नाज़रीन, अगर चांद को तबाह कर दिया तो उसके बाद जमीन किस तरफ गिरेगी, किस तरफ झुकेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है या तो जमीन पर कोई मौसम नहीं होगा या फिर तमाम मौसम जल्दी जल्दी तब्दील होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कभी जमीन उसके नजदीक हुआ करेगी और कभी उससे दूर। और नाज़रीन, चांद के खत्म होने से सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रहेगी, बल्कि बात इससे भी आगे बढ़ेगी। उसके बाद जो कि सूरज की हिद्दत की वजह से नॉर्थ पोल की तमाम बर्फ पिघल जाएगी, समुद्रों में पानी की सतह बढ़ जाएगी और हर जगह पर पानी ही पानी होगा। और ये जमीन जो ब्लू एंड ग्रीन नजर आती है वो सिर्फ ब्लू ही ब्लू नजर आएगी। और उसके बाद क्या होगा कि जिस भी सितारे की ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, हमारी जमीन उसी के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। घूमते घूमते वो किसी ऐसे सियारे से टकरा जाएगी जिसके बाद ये पाश पाश हो जाएगी। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया है कि मैंने कायनात की कोई चीज बिना मकसद के नहीं बनाई। ये चांद, ये सूरज जो गर्दशें करते हैं, ये एक दूसरे को थामे हुए हैं, ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ताकि कोई दूसरा दूसरे से ना टकरा जाए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इस कायनात के राजों से वाकिफ है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।